सोशलिज्म एक ऐसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विच हैज बिकम लाइक अ हैट विच हैज एक्चुअली लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीवन वांट्स टू वियर दैट हैट. दिस इज नॉट सेड बाय मी, ये मैंने नहीं कहा है, ये आपके CEM जोड़ बता रहे हैं. आज हम इसी सोशलिज्म नाम की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को डिस्कस करेंगे एंड दैट टू फ्रॉम द कंटेंट पिक्ड अप बाय एंड्रू हेवुड पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज बुक. क्योंकि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की एंड्रू हेवुड की किताब बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही प्यारा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का कंटेंट है. इसको मैं आज शॉर्ट में आपके लिए निपटाने की कोशिश करूंगी, बट अलॉन्ग विद दैट मैं ये भी कोशिश करूंगी एक अलग से आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम PYQs को डिस्कस करेंगे, उनके जो मॉडल आंसर्स हैं सोशलिज्म से रिलेटेड उसको डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले आ जाते हैं अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशलिज्म. कहाँ से आया ये? एक टर्म है सोशेयर, यहाँ से आया है, लैटिन टर्म है. इसका मतलब आता है टू कंबाइन और टू शेयर एक्चुअली. मतलब एक ऐसे सिस्टम में जहाँ आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉमन ओनरशिप रखते हो. जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो किसी भी सोसाइटी में प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेशन में हेल्प करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक स्लेव सोसाइटी में गुलाम से जब काम करवाया जाता है तो उससे प्रोडक्शन होता है. एक फ्यूडल सोसाइटी में जब सर्फ से एग्रीकल्चर में काम करवाया जाता है, जब एग्रीकल्चर किया जाता है तो वहाँ प्रोडक्शन होता है. दैट्स वाई एग्रीकल्चर में लैंड या फिर ट्रैक्टर्स, मशीन्स, ये सब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर आते हैं. वैसे ही एक कैपिटलिस्ट, एक इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी में, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो दुनिया भर में आ चुका है स्टार्टिंग विथ ब्रिटेन, तो एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इंडस्ट्रीज एक तरीके का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है. सो जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर इसको आप कंबाइन तरीके से देखो, शेयर करके देखो, कॉमन ओनरशिप में देखो, तो इसको कहते हैं सोशलिज्म की आइडियोलॉजी. लेकिन यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मीन्स में भी एंड एंड्स में भी. दैट इज वाई सोशलिज्म हैज बिकम लाइक अ हैट विच हैज लॉस्ट इट्स शेप. लेकिन सबसे पहले उसके पहले हम आ जाते हैं ओरिजिन्स पर. आखिर ये सोशलिज्म आया कब, कैसे? तो देखिए, एक बहुत ही पुरानी किताब है रिपब्लिक. आपने शायद प्लेटो पढ़ते पढ़ते इसका नाम सुना होगा. प्लेटो के रिपब्लिक में कॉमन ओनरशिप की बात की गई है, लेकिन किसके लिए? ये बात की गई है गार्डियन क्लास के लिए. ये बात की गई है किंग्स के लिए, फिलोसोफर किंग्स के लिए और सोल्जर्स के लिए, कि इनमें कॉमन ओनरशिप होगी, इनमें कम्युनिज्म होगा. किन किन चीज़ों में? एक तो फैमिली में, एक प्रॉपर्टी में. मतलब गार्डियन क्लास अपनी खुद की फैमिली नहीं रख पाएंगे, फैमिली इनकी कॉमन होगी और प्रॉपर्टी भी सबकी कॉमन होगी. एंड प्लेटो ये सब इसलिए करते हैं ताकि सोसाइटी में करप्शन ना आए, बिकॉज अगर गार्डियन क्लास में करप्शन है तो सोसाइटी बर्बाद हो जाती है. लेकिन आप अगर सोशलिज्म के ओरिजिन्स को ड्रॉ करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं. ऑल्दो आप देख रहे हो कुछ लिमिटेड क्लास के लिए ही रखा गया है, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो हुई थी ना. ऐसे एक फिलोसोफर थे थॉमस मोर. ये एक उटोपिया की बात करते हैं. तो सोशलिज्म सब कुछ सब में कॉमन रहेगा, ये एक उटोपिया की तरह ही है एक तरीके का. लेकिन जब दुनिया ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी, कॉलोनलिज्म का समय आया, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है, याद करो वो टाइम पीरियड. अब 19th सेंचुरी आते आते लोगों का एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के जो मालिक हैं वो तो बेचारे रूल कर रहे हैं सब आराम से, लेकिन बाकी जितनी भी जनता है वो बेचारी सफ़र कर रही है. तो ये जितने भी मासेस हैं ये एक्सप्लॉइट हो जाते हैं. मैंने आपको याद दिलाया था, एक बेंजामिन आप डिज़राइली नाम के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने तो कह ही दिया था दो टाइप के लंदन है, वन फॉर द रिच एंड वन फॉर द पुअर. सो यहाँ पर रिएक्शन आने लगता है. दिस रिएक्शन वॉज क्लियरली अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म हियर. जितना भी इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म उस समय पर आ रहा था, ये सीधा सीधा उन चीज़ों के खिलाफ रिएक्शन था. हालांकि इसके पहले भी आप इसके ओरिजिन्स को ड्रॉ कर सकते हो. अगर रिएक्शन की बात करो तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर, आपको याद है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, उसके जस्ट बाद आपके कुछ थिंकर्स आए थे, जैसे यहाँ पर नोएल थे, या फिर उसके पहले के यूरोप के कुछ थिंकर्स थे, ओवंस वगैरह. ये सब भी इस उटोपिनिज्म में बात करते हैं. लेकिन प्राइमरली लेट 19th सेंचुरी में ये सब कुछ इट टर्न्स
इट एग्रेवेट्स, ये ग्रो होता है, और वहां से आप देखते हो सोशलिज्म की एक वेव आने लगती है। और यहाँ अर्लियर, अनलाइक अर्लियर उटोपियन सोशलिस्ट जो उटोपियन बातें करते थे, अनलाइक दोज, मार्क्स इसको एक नए पेडेस्टल पर लेकर जाते हैं। देखिए, मार्क्स कहते हैं कि मेरा जो सोशलिज्म है वो साइंटिफिक सोशलिज्म है, और ये पहले वालों का जो सोशलिज्म है ये सिर्फ और सिर्फ एक उटोपियन सोशलिज्म है। दैट्स वाई ये पहले वालों को हम उटोपियन सोशलिस्ट कहते हैं। मार्क्स कहते हैं कि ये उटोपियन सोशलिस्ट बोलते हैं दैट वी नीड टू प्रोड्यूस अ चेंज ऑफ हार्ट इनसाइड द कैपिटलिस्ट। आप समझ रहे हो, कैपिटलिस्ट खुद अपनी प्रॉपर्टी को जैसे छोड़कर, खुद अपनी इंडस्ट्री की ओनरशिप को छोड़कर जैसे इन वर्कर्स को प्रोवाइड कर देगा। मार्क्स कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वायलेंस किसी भी चेंज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एज पर मार्क्स। सो दैट्स वाई मार्क्स के थ्रू ये सोशलिज्म एक अलग ही पेडेस्टल पर चला जाता है। और तब इस सोशलिज्म का पूरा ऑब्जेक्टिव ही था कि जितनी भी वर्किंग क्लास थी उनकी कंडीशंस को हमें धीरे धीरे इम्प्रूव करना है, एंड अलॉन्ग साइड दैट डेमोक्रेसी को और एडवांस्ड करना है, एंड दैट टू पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। क्यों भाई, उसके पहले क्या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिमिटेड थी? यस, उसके पहले लिमिटेड थी। वर्कर्स जो प्रॉपर्टी अपहोल्ड नहीं करते थे उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। याद करो, इसलिए ब्रिटेन वगैरह में, यूरोप वगैरह में हर जगह सफ्रेजेट मूवमेंट आए थे, और ये इसीलिए थे कि वर्कर्स को पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के अंदर सबको इक्वल ट्रीट किया जाए और उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिले। लेकिन धीरे धीरे, बिकॉज ये सेम जो आप कंडीशंस देखते हो डेप्रिवेशन की, इससे ज़्यादा डेप्रिवेशन कॉलोनियल कंट्रीज़ में था, इससे ज़्यादा ड्रेन ऑफ वेल्थ तो इंडिया से हो रहा था, इससे ज़्यादा बुरी हालात अफ्रीका में थी। एंड दैट्स वाई जब इनके फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रीडम स्ट्रगल राइज हुए, तो इन्होंने अपने साथ साथ सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को भी अडॉप्ट किया। कांग्रेस भी इनमें से एक थी, बिकॉज कांग्रेस का भी साथ में, आप देखो, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट फैक्शंस थे, वो साथ में मिलकर काम करते थे। कांग्रेस के अंदर ये एक सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। याद करो, आचार्य नरेंद्र देव, मीनू मसानी, ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे 1934 के आसपास। तो ये क्या था? ये एक लेफ्ट सेंटर आइडियोलॉजी थी। रीजन सिंपल था, डेप्रिवेशन। इसकी वजह से दुनिया भर में सोशलिज्म का राइज हो रहा था। ऐसा लग रहा था द टाइम ऑफ सोशलिज्म हैज कम अप। लेकिन प्राइमरीली हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सोशलिज्म है तो एक इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन। हाँ, ये बात अलग है। फिर जब 1990s में, जब 1990s आते आते सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, रशिया बन गया, कैपिटलिज्म जीत गया कंपेयर टू कम्युनिज्म, तो उसके बाद ये फिलॉसफी धीरे धीरे डिक्लाइन में चली गई। लेकिन समय समय पर जब भी किसी भी जगह के लोग परेशान होते हैं, जब भी इन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स सिवियरली इम्पैक्ट होते हैं, तो सोशलिज्म राइज ज़रूर करता है, और सरकारें ज़रूर आती हैं जो लेफ्ट लीनिंग हो। अभी आप श्रीलंका का एग्जाम्पल देख ही रहे हो। श्रीलंका में डेट डिफॉल्ट हुआ और गोटाबाया राजपक्सा को भगाया गया, प्रोटेस्ट हुए पूरी कंट्री में, पेट्रोलियम लेने के लिए लोगों की लाइनें लगी रहती थी पेट्रोल पंप्स पे, बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, फाइनेंशियल क्राइसिस आया श्रीलंका में। उसके बाद अभी जो सरकार आई है, दैट इज़ मार्क्सिस्ट लीनिंग गवर्नमेंट। तो ये आप समय समय पर देखोगे, एज अ रिस्पॉन्स टू द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स, सोशलिज्म एज राइज करता है। सो प्राइमरली इट्स एन इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन, इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बात सोसाइटी की भी होती है। अब आ जाते हैं सोशलिज्म की कोर थीम्स पर, कि आखिर इनकी कोर वैल्यूज या फिर कोर थीम्स क्या हैं। सबसे पहले वैल्यू ये होती है, ये लोग मैन को कैसे डिफाइन करते हैं। जब भी आप किसी आइडियोलॉजी की बात करो तो सबसे पहले आप ये सोचो दैट हाउ विल दिस डिफाइन मैन, क्योंकि लिबरलिज्म के हिसाब से मैन इज एन ऑटोनोमस एजेंट, ऑटोनोमस आइडेंटिटी है, सोसाइटी से अलग है। याद करो, ऐसे ही तो हम सिखाते हैं इसको। लेकिन यहाँ सोशलिज्म के अंदर मैन इज नॉट एन आइलैंड। इनफैक्ट दे से दैट नो मैन इज एन आइलैंड एक्चुअली, एवरी मैन इज कनेक्टेड इन नेचर। देखो, अब सोशलिज्म को एज एन ऑल्टरनेट टू कैपिटलिज्म आना था, तो ऑफकोर्स जैसा मैन का नोशन कैपिटलिज्म देगा, उसका उल्टा ही एक्चुअली सोशलिज्म देगा, राइट। ये वैसे किसने कहा था, नो मैन इज एन आइलैंड? ये जॉन डोनी ने कहा था। एवरी मैन इज एक्चुअली अ पीस ऑफ द कॉन्टिनेंट। हर आदमी कॉन्टिनेंट का एक पीस है, अ पार्ट ऑफ द मैन। And after man, death diminishes me because I am involved in mankind. Therefore, never send to know for whom the bell tolls, it tolls for thee. ये आपने बेल वाला कोट एक सुना होगा, बहुत कॉमन है।
नेवर सेंट टू नो फॉर whom द बेल टोल्स, इट टोल्स फॉर दी। बेल टोल का मतलब आप जानते ही होगे, क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट में जब फ्यूनरल रखा जाता है तो बेल टोल होती है। तो कभी ये जानना नहीं चाहिए कि किसके लिए बेल टोल हो रही है, बिकॉज वो मेरे लिए ही हो रही है। दिस इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, ऑफ द कंसेप्शन ऑफ मैन इन सोशलिज्म, एज पर हूम, एज पर जॉन डॉनी। बस ऐसे ही आपको याद रखने के लिए बता दिया। तो अब अगर सबसे पहले मैं एक माइंड मैप बिल्ड करूं, अगर मैं इसको आपके लिए समराइज करूं, समराइज चलो आखिरी में कर लेंगे, सबसे पहले सारे मेजर फीचर्स देख लेंगे, फिर आप समराइजेशन के लिए आखिरी में जरूर देखना। नो मैन इज एन आइलैंड, राइट? मतलब इनके हिसाब से कम्युनिटी का क्या कंसेप्शन है फिर? कम्युनिटी का इनका मतलब ये है दैट इट्स एन एंटिटी विच इज एबल टू हैव कलेक्टिव एक्शन। जैसे मार्क्स बताते हैं ना हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म में, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद आएगा कि पहले स्लेव सोसाइटी थी तो उसमें कलेक्टिव एक्शन होता था, कुछ मास्टर्स थे, कुछ स्लेव्स थे, बाकी सारे। फिर फ्यूडल सोसाइटी आई तो कुछ आपके एग्रीकल्चरलिस्ट थे, फ्यूडल लॉर्ड जमींदार टाइप, और आपके बहुत सारे सर्स थे। फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। तो एक तरीके से वो सोसाइटी जो कलेक्टिव एक्शन करने की केपेबल है, जहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, राइट? इसको आप कम्युनिटी की तरह देखते हो। ऑल्दो कम्युनिटी इंसान के बिहेवियर को मैलिएबल बनाना सिखाती है, मतलब इंसान का बिहेवियर कम्युनिटी की वजह से चेंज होता है, क्योंकि कम्युनिटी इंसान को नर्चर करती है। एंड दैट्स वाई एज वी हैव सेड, नो मैन इज एन आइलैंड, नो इंडिविजुअल इज सेपरेबल फ्रॉम सोसाइटी। इसलिए इंडिविजुअल सोसाइटी से अलग तो नहीं हो सकता, राइट? और इसीलिए आप देखोगे हर एक सोसाइटी में एक विजन लाने की कैपेसिटी होती है, बिकॉज ये कलेक्टिव एक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, मतलब ये फ्यूचर के लिए विजन भी इंश्योर कर सकते हैं। और ये विजन फिर इंसान को खुद को भी चेंज करेगा। जैसे एफ्रो एशियन सोसाइटीज हैं, इनका अलग विजन चलता है। एशियन सोसाइटी का अलग चलता है, एफ्रो एशियन अफ्रीकन सोसाइटीज़ का अलग चलता है, अमेरिकन सोसाइटीज़ का अलग चलता है। हर किसी का अपना एक विजन है, और ये विजन काफ़ी स्पेसिफिक होता है, काफ़ी यूनिक होता है, राइट? और ये इंडिविजुअल को शेप करता है, और इंडिविजुअल रिटर्न में कम्युनिटी को शेप करता है। लेकिन क्या इस कम्युनिटी में कंपटीशन ज़रूरी है? क्या मैन और मैन के बीच में कंपटीशन ज़रूरी है? द आंसर फॉर सोशलिज्म इज़ नो। देखो कैपिटलिज्म क्या बिलीव कर रहा है? कैपिटलिज्म जब एक सिस्टम बनाता है तो उसमें कंपटीशन को बड़ी वैल्यू देता है। एक स्टेट रहेगा, एक मोनार्क रहेगा, या एक ऐसा स्टेट रहेगा जिसको मैं ऐसे ऐसा एक क्राउन बना के दिखा रही हूँ, और मल्टीपल प्राइवेट इंटरप्राइजेस रहेंगे, और ये इंटरप्राइजेस आपस में compete करेंगे। फिर जो सर्वाइवल जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा। लेकिन व्हाट सोशलिज्म डिनोट्स इज कोऑपरेशन, बिकॉज कोऑपरेशन कम्स नेचुरली टू अ ह्यूमन बीइंग। इंसान नेचुरली कोऑपरेशन करने के लिए ही बनाया गया है। मॉरल और इकोनॉमिक दोनों सेंस में हम लोगों में आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, बिकॉज मॉरल सेंस में अगर हम लोग कोऑपरेट करेंगे तो हम अपने नेचुरल सेल्फ को एक तरीके से एक्चुअलाइज कर रहे हैं, जिसमें हम एक दूसरे के प्रति सिंपैथी और इफेक्शन को डेवलप करते हैं। और इकोनॉमिक सेंस में अगर हम कोऑपरेशन करते हैं तो हम कम्युनिटी की एनर्जी को मोबिलाइज कर पाएंगे, राइट? अगर compete करेंगे तो कम्युनिटी की एनर्जी को मोबिलाइज नहीं करेंगे, आपस में लड़ते भिड़ते मर जाएंगे। सो जैसे फैशिज्म डिनोट करता है कि हाँ भाई अलग अलग लकड़ियां हैं, स्टिक्स हैं, इनको एक बंडल में बांध दो और इसके आसपास रोप लगा दो, तो अब इस कम्युनिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल है, विच इज़ द कम्युनिटी ऑफ दिस वुड, ऑफ दिस लकड़ियाँ, राइट? तो वैसे ही इंसान की कम्युनिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल है अगर इकोनॉमिक सेंस में भी हर कोई एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहा है। दैट इज द आइडिया ऑफ कोऑपरेशन है। लेकिन सोशलिज्म ने एक्चुअली फंडामेंटल तरीकों से कैपिटलिज्म को चेंज किया। दिस वॉज नॉट जस्ट अबाउट द कंसेप्शन ऑफ मैन और कम्युनिटी और द फैक्ट ऑफ कोऑपरेशन और कॉम्पिटिशन। दिस वॉज अबाउट द चेंज इन वैल्यूज एंटायरली। जैसे कैपिटलिज्म में मैंने आपको सिखाया, लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी में क्या आता है भाई साहब? इक्वालिटी पॉलिटिकल लेवल पर तो है, लेकिन इकोनॉमिक लेवल पर नहीं है। इकोनॉमिक लेवल पर प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी मैंने बताई, और पॉलिटिकल लेवल पर मैंने आपको लीगल सेंस में इक्वालिटी बताई कि हाँ भाई सबका वोट, सबका बराबर वैल्यू है। लेकिन यहाँ इकोनॉमिक लेवल में सबका बराबर वैल्यू नहीं है। लेकिन सोशलिज्म के हिसाब से, बिकॉज सोशलिज्म में इक्वालिटी एक डिफाइनिंग फीचर है,
और ये इक्वालिटी को सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर नहीं देख रहे, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हाँ भाई इकोनॉमिक लेवल पर कुछ इल्स हैं। दैट इज़ वाई इन्होंने इक्वालिटी को अपने अंदर एक डिफाइनिंग फीचर की तरह रखा। और इक्वालिटी इन सोशलिज्म इज दैट्स वाई ऑल्सो डिनोटेड एज सोशलिस्ट एगैलिटेरियनिज्म। यहाँ पर फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टर्म्स में नहीं है, फ्रीडम यहाँ पर ओवरऑल सेंस में। फ्रीडम डिनोट्स हियर फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। जैसे मार्क्स बोलते हैं लिबरलिज्म से आप बोलोगे फ्रीडम क्या है, तो क्लासिकल लिबरलिज्म तो साफ साफ आपको याद है क्या बोल देगा, फ्रीडम फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रेंट्स, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम देम। और मार्क्स के लिए या सोशलिस्ट के लिए फ्रीडम क्या है, फ्रीडम फ्रॉम नेसेसिटीज। कोई अगर सड़क पे खड़ा हुआ भीख मांग रहा है तो वो कोई फ्रीडम वाली बात नहीं हुई, राइट, बिकॉज ये कोई डिग्निटी वाला काम तो कर नहीं रहा, ये कोई ऐसा काम तो कर नहीं रहा विच इज़ वर्थ डू। और ये अपना डिग्निटी वाला काम क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी नहीं है इतनी, और इसकी नेसेसिटी है पेट भरने के लिए इसको ऐसा काम करना पड़ रहा है। मतलब ही और शी इज़ नॉट फ्री एक्चुअली। समझ रहे हो आप, यहाँ आपको थोड़े बहुत पैरेलल्स दिखाई दे रहे होंगे विथ न्यू लिबरल मॉडर्न लिबरल फिलोसफीज ऑल्सो, या फिर पॉजिटिव लिबरल आइडियोलॉजी जिसको मैंने आपको पढ़ाया है भी एक्चुअली। सो यहाँ ये सोशलिस्ट इगैलिटेरियनिज्म में एक्चुअल में ये सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, दैट एवरीवन इज सोशली इक्वल, लेकिन ये लोग इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स की भी बात कर रहे हैं। मतलब हर किसी के लिए आउटकम भी इक्वल होता है। अगर एक रेस है और रेस में सब लोग शुरुआत में स्टार्टिंग लाइन सबकी सेम है तो लिबरलिज्म का काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर रेस जब खत्म होती है तो सबके लिए आउटकम भी बराबर होने चाहिए, दैट इज इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स हियर। सबके लिए आउटकम बराबर है, इससे आप जस्टिस इंश्योर कर पाते हो। आप बोलोगे मैडम ये कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है, लोगों में मेरिट नहीं आएगी, कंपटीशन नहीं आएगी, वो सब ठीक है, लेकिन जस्टिस इंश्योर कर पा रहे हैं। इनफैक्ट जब आप ये सब बोलोगे कंपटीशन नहीं आएगा, तब आप मार्क्स की किताब पढ़ के देखना, मार्क्स तो ये बता देंगे कि कंपटीशन करना ही क्यों है, सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बस लोगों में सब में आप उन रिसोर्सेज को इक्विटेबली बांटो, तो डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। इससे सॉलिडारिटी बढ़ती है, इससे भाईचारा बढ़ता है, कम्युनिटी की फीलिंग बढ़ती है, और सारी चीज़ें अच्छी अच्छी इंश्योर हो पाती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से अच्छे मीन्स के साथ इंश्योर हो पाएंगी। सोशलिज्म अगला फोकस रखता है अपनी क्लास पॉलिटिक्स पर। क्लास पॉलिटिक्स भी यहाँ पर दो तरीके की होती है वैसे। क्लास पॉलिटिक्स एक है इसको देखने का नज़रिया एनालिटिकल टूल की तरह, जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वाला कार्ल मार्क्स का आइडिया। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, कार्ल मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री का जितना भी मूवमेंट हुआ है, अब ये बहुत डिबेटेबल है, हिस्ट्री का मूवमेंट मतलब इतिहास कैसे चलता है और कौन सा फैक्टर है जो इतिहास को हिस्ट्री को डिफाइन करता है। जिनमें से आप लोगों में से जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा। मतलब क्या हिस्ट्री आइडियाज़ के मूवमेंट की वजह से, क्या आइडियाज़ की वजह से हिस्ट्री डिफाइन होती है, क्या मनी की वजह से हिस्ट्री डिफाइन होती है, क्या मैटर की वजह से हिस्ट्री डिफाइन होती है, क्या पावर की वजह से हिस्ट्री डिफाइन होती है, राइट, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो एक्चुअल में हीगल ने कहा था, मार्क्स के गुरु हीगल ने कहा था कि हिस्ट्री आइडियाज से डिफाइन होती है, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि हीगल इज स्टैंडिंग ऑन हिज हेड, और मुझे ये जो हीगल हैं जो अपने सर के बल खड़े हैं उनको मुझे सीधा करना है। मतलब हिस्ट्री मैटर की वजह से डिसाइड होती है। मार्क्स के हिसाब से हिस्ट्री इज मूवमेंट ऑफ आइडियाज। देखो अगर आपको आइडियाज को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको जिंदा रहना पड़ेगा, सर्वाइव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खाना पड़ेगा, यू विल हैव टू ईट, और खाने के लिए आपको कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जैसे अगर चावल रोटी खानी है तो आपको उनको प्रोड्यूस करना है खेत में, राइट। सो दैट्स वाई मैटर, क्योंकि प्रोडक्शन पे ध्यान है, दैट्स वाई मैटर डिफाइंस मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री। ये कार्ल मार्क्स के हिसाब से, और ये इसको अच्छे से समझाते भी हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, कैसे पूरा पहले स्लेव सोसाइटी थी, फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, ये सब। सो यहाँ पर क्लास पॉलिटिक्स का एक मतलब ये है कि आप इसको एनालिटिकल टूल की तरह देखो, आप हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की तरह देखो कि कैसे क्लास पॉलिटिक्स हुई है हिस्ट्री में ओवरऑल। लेकिन दूसरा क्लास पॉलिटिक्स का इंटरप्रिटेशन ये है कि आप अपना फोकस वर्किंग क्लास पर रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें कोई परमानेंट फीचर नहीं होती। वर्किंग क्लास पर फोकस रखकर इस डिवाइड के नेचर को आप स्टडी करो, और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास को स्टडी करो।
और उनके कंडीशंस को बेटर बनाने की कोशिश करो, राइट। जैसे बहुत सारे ऐसे सोशलिस्ट हैं जो वायलेंस को नहीं मानते हैं, अनलाइक कार्ल मार्क्स, तो ये इस कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जो एनालिटिकल टूल की तरह देख रहा है वो कुछ अपना ही उटोपिया क्रिएट करने की कोशिश करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ सोशलिज्म। अब जैसे मैंने आपको सोशलिज्म की डेफिनेशन में ही बताया था, वैसे ही यहाँ पर भी फिफ्थ वैल्यू हमारी यही होगी, दैट इट प्रमोट्स कॉमन ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे कॉमन होने चाहिए। क्या ये आज तक कभी हो पाया? नहीं। रशियन रिवॉल्यूशन से कोशिश हुई थी 1917 के आसपास, फिर उसके बाद लेनिन आए, तो यहाँ पर सोशलिज्म तो हुआ है एक तरीके का। क्यों? क्योंकि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेट्रिएट आ गई थ्रू कमिंग अप ऑफ सोशलिज्म इन रशिया। लेकिन कंप्लीटली कॉमन ओनरशिप नहीं आ पाई है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी की पावर बढ़ गई। और जब कम्युनिस्ट पार्टी की पावर बढ़ गई तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि लोग और कम्युनिस्ट पार्टी बराबर हैं या मीन्स ऑफ ओनरशिप कॉमन है? तब भी चलो, अगर हम इसको सोशलिज्म मान भी लें तो रशिया में कम्युनिज्म तो नहीं आ पाया है, ये बात तो है। सो कॉमन ओनरशिप में भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ डिफिनेशंस अलग अलग हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, रशिया में कॉमन ओनरशिप आई है बिकॉज सोशलिज्म आया है, कम्युनिज्म नहीं आया। लेकिन मैंने आपको इसका एक एंगल दिखाया है कि यहाँ पर क्लासेस अलग अलग तरीके की जनरेट हो चुकी है। आज भी आप रशिया में देखो, दो टाइप के क्लासेस हैं। एक तो है लार्जर मासेस, और एक हैं जो व्लादिमीर पुतिन के करीब के लोग हैं, जो ओलिगार्क हैं। इसको आप क्या सोशलिज्म कह सकते हो? क्या यहाँ पर वाकई कॉमन ओनरशिप है जैसा हम सोचते हैं सोशलिज्म में? दैट इज अ थिंग टू बी स्टिल डिबेटेड, इट इज स्टिल टू बी थॉट ऑफ। लेकिन प्राइमरली कोर वैल्यूज हमने समझ ली। अब इसको एक बार समराइज करते हैं जस्ट इन ब्रीफ। तो सोशलिज्म की कोर वैल्यू है सबसे पहले मैन का कंसेप्शन, जो थोड़ा सा कैपिटलिज्म से या लिबरल आइडियोलॉजी से डिफरेंट है। फिर कम्युनिटी की बात, फिर कम्युनिटी के अंदर लोगों के कोऑपरेशन की बात है, कोऑपरेशन कैसे हो रहा है। फिर इगैलिटेरियनिज्म पर फोकस है, यहाँ पर इक्वालिटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेशली इक्वालिटी ऑफ आउटकम्स पर हेयर इनसाइड सोशलिज्म। उसके बाद क्लास पॉलिटिक्स की बात की जाती है, कौन कौन सी क्लासेस हैं, क्या हैं, ये सब डिस्कस किया जाता है। और इसमें कुछ लोग इसको उटोपिया की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसमें वर्किंग क्लास की कंडीशंस पे फोकस करते हैं। फिर कॉमन ओनरशिप तो ऑफकोर्स है, जो कि हर एक सोशलिज्म को ऑलमोस्ट डिफाइन करता है। गोल यही होता है सोशलिस्ट का, आखिरी गोल। और ऐसे करके हमारे मेन फीचर्स यहाँ पर समराइज हो गए ऑफ सोशलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अब इस सोशलिज्म को अचीव करने के दो तरीके हैं। देर आर टू रोड्स टू दिस सोशलिज्म, वन इज रिवोल्यूशनरी एंड वन इज ऑफकोर्स इवोल्यूशनरी। और रिवोल्यूशनरी में ऑफकोर्स मार्क्स आते हैं। मार्क्स में भी तीन टाइप के तरीके हैं, लेकिन ये सब हम कभी दोबारा फिर देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। सायोनारा। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट।